पिछले काफ़ी समय से भारतीय स्टॉक मार्केट लगातार गिरावट का रुख अपनाए हुए हैं। एक समय जो निफ्टी 18,000 पर ट्रेड करता था, आज के समय वो 17,000 या इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। चारों तरफ डर और आशंकाओं का माहौल है। क्या स्टॉक मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? क्या आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या सारा पोर्टफोलियो बेच दें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना जाने बिना सीखे स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। यानी अर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल पर अपलोड होने वाले इतने शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाले वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट टाइम में पैनिक का माहौल है। भारतीय बाजार भी इसकी चपेट में है। यहाँ एक फैक्ट गौर करने वाला ये है कि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट संभल नहीं पा रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रमुख रूप से है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए नए स्टेटमेंट आ जाने से स्टॉक मार्केट प्रभावित हो रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो अडानी समूह के साथ साथ भारतीय बाजारों को भी प्रभावित किया और अडानी शेयर औंधे मुंह गिर गए। इस संकट की घड़ी से अभी ट्रेडर्स निकल भी नहीं पाए थे, संभल भी नहीं पाए थे। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने भारतीय राजनीति के साथ साथ अडानी पर भी हमला बोल दिया, जिसका कारण ये हुआ कि बाजार में जो पहले से पैनिक क्रिएट था वो पैनिक और अधिक बढ़ गया। बाजार कई दिनों तक लाल निशान में ही रहे। निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बाजार में डर और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि क्या ये आर्थिक मंदी की आहट है। हालांकि एक या दो या तीन कारोबारी सत्र में बाजार ने कुछ तेजी दिखाई, संभलने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाने के कारण बाजार संभल नहीं पाए, सस्टेन नहीं कर पाए। और यहीं पर एक खबर यूएसए से आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया। सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही क्यों, उसके साथ साथ सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया, जबकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा है। न जाने अभी और कितने बैंकों पर इस प्रकार का खतरा बना रहेगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। तो क्या इस तरह से जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये एक बैंकिंग क्राइसिस की तरह है? क्योंकि मार्केट के एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं ये 2008 के लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से काफ़ी मिलता जुलता है। 2008 का लेमन क्राइसिस, जिसमें निफ्टी 6,000 से 2,500 पे आ गया था, यानी 3,500 अंकों की गिरावट हुई थी उस समय। 2008 में पूरे वर्ष शेयर बाजार संभल नहीं पाए थे, क्योंकि निफ्टी 6,000 से 2,500 तक नीचे चला गया था, यानी पूरे वर्ष में 3,500 अंकों की गिरावट। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बाजार में किस तरीके का माहौल होगा। और ये 2008 का जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को एक व्यक्ति ने
पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही प्रख्यात पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने 2008 की ये क्राइसिस को पहले से ही प्रिडिक्ट किया था और वर्तमान समय में यही रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है वर्तमान समय में, ये लेमन ब्रदर्स क्राइसिस की तरह होगा। यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार का क्रेडिट स्विस भी लेहमन ब्रदर की तरह ही होगा और मार्केट उसी तरह से गिरेंगे जैसे कि 2008 में गिरे थे। तो इस तरह से बाजार में एक के बाद एक पैनिक क्रिएट हो रहे हैं। ये सभी फैक्ट मिलकर बाजार को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट, चाहे वो रसिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे सोरस का बयान हो, चाहे अमेरिका बैंकिंग क्राइसिस हो, या अब रॉबर्ट कियोसाकी का ये प्रेडिक्शन हो, ये सारे फैक्ट मिलकर मार्केट में एक के बाद एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ये सभी फैक्ट मिलकर बाजार को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन सारे फैक्ट को मिलाकर अपनी बात करें तो दो फैक्ट पर बात करेंगे। पहला ये कि निफ्टी का परफॉर्मेंस, और दूसरा बैंकिंग क्राइसिस का भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन दो फैक्ट के साथ आज हम इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों के हल को ढूंढेंगे, सारे फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे मार्केट में जो इतना पैनिक है वाकई में इसकी रियल पिक्चर क्या है। अगर निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में नहीं चलता है। अगर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे भी जाता है। बहाना कोई भी हो, मार्केट नीचे जाने का, पैनिक होने का बहाना ढूंढती है, उसको बहाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर ऊपर और ऊपर की तरफ नहीं जाती है, उसमें कुछ डाउन साइड भी आता है। इसलिए ये चीज़ें मार्केट में चलती रहेंगी जब तक स्टॉक मार्केट है, क्योंकि तेजी और मंदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मार्केट में पिछली तेजी कोविड काल में यानी 2020 के बाद शुरू हुई थी और अक्टूबर 2021 तक निफ्टी ने रैली की। आपने देखा लोगों को बम्पर रिटर्न मिले, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक निफ्टी की ग्रोथ रुकी हुई है। निफ्टी साइडवेज हो गया है, यानी निफ्टी 15,000 से 18,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि निफ्टी की परफॉर्मेंस साइडवेज हो रही है। पिछले 1.5 सालों में निफ्टी वही 15,000 और 18,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी निफ्टी ने एक जोन बना लिया है 15,000 और 18,000 और उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट अटका हुआ है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मार्केट में जब कभी भी बड़ी गिरावट हुई है तो उससे पहले निफ्टी ने बड़ी रैली भी की है। तो इस डेटा फैक्ट को देखकर, इस तरह के चार्ट को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में निफ्टी क्या परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि बाजार में इस समय डर का माहौल बना है। निफ्टी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अधिक गिरावट की संभावना
नहीं दिखती है, बहुत अधिक गिरावट की संभावना नहीं दिखती है। हाँ, हो सकता है कुछ निगेटिव न्यूज आ जाने के कारण निफ्टी में कुछ उठापटक हो, तो इस संदर्भ में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब इसके दूसरे फैक्ट की यानी बैंकिंग क्राइसिस की बात की जाए तो यूएस के जो बैंकिंग क्राइसिस हुए हैं उनका भारतीय बैंकों पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन बहुत अधिक इम्पैक्ट या बैंकिंग क्राइसिस जैसा कुछ होगा इसके संकेत नहीं दिखते हैं। उसके कारण समझते हैं। तो जिसमें पहला कारण है, भारतीय बैंकों में अधिकांश डिपॉजिट घरेलू बचत से आता है और जो लंबे समय तक जमा रहता है। दूसरा, बैंक जमा में कॉरपोरेट जमा की एवरेज हिस्सेदारी 22% है, जबकि घरेलू जमा की हिस्सेदारी 63% है। भारतीय बैंकों का बॉन्ड पर निर्भरता बहुत कम है और जो है भी वो अधिकांश सरकारी बॉन्ड में ही निवेशित हैं। स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्रेडिट स्विच संकट से भारतीय तंत्र पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में इसकी उपस्थिति बहुत कम है। हालांकि जेफरीज इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक की तुलना में क्रेडिट स्विस भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। तो ये सारे फैक्ट मिलकर तो यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाजारों के मूवमेंट पर और यूएस के मार्केट के मूवमेंट पर पैनी नज़र रखें, पैनी नज़र बनाए रखें और जहां तक संभव हो अपने आप को बहुत अधिक ट्रेडिंग से बचाएं, क्योंकि ये पैनिक कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए आप इनसे दूरी बना लें और जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी, तो आप फिर उसी तरीके से अपना प्रदर्शन करिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म की गिरावट पर या मार्केट में करेक्शन से परेशान होकर पोर्टफोलियो को बेचने के विषय में बिल्कुल ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि इस तरह की गिरावट का आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। यानी जो लोग इस क्राइसिस को एक आपदा मान रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से अवसर ढूंढ सकते हैं। नियमित रूप से चार्ट देखिए, चार्ट पैटर्न को समझिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लीजिए, तब इस मार्केट में आप सरवाइव कर पाएंगे। और हाँ, पेशेंस जरूर रखिए। इस मार्केट में पैसा तभी बनेगा और तगड़ा बनेगा जब आप पेशेंस रख पाएंगे। तो जहां तक मेरा सोचना है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं।